हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं जो राज्य सेवा एवं राज्य की जो अदर एग्जाम है, अन्य कंपटीशन एग्जाम है जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी में काम आएगा दोस्तों। ये आप सामने के बुक का कवर पेज देख सकते हैं। ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसके पहले चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है और 17 लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों। 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। भूगोल हो चुका है कंप्लीट। मध्य प्रदेश का भूगोल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किए दोस्तों। अब हम सीधे बाद में डिस्कस करेंगे बाकी चीजें। आज हम सीधे डिस्कस करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को जानेंगे, हिस्ट्री को सीखेंगे दोस्तों। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़िए। मेरे पास ये बुक है तो मैं इससे पढ़ा रहा हूं, तो इसको समझ लीजिए आप, और समझने के बाद इसको आपको पढ़ने और समझने में आसानी जाएगी। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारी हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। तो देखिए, 55 नंबर का चैप्टर है परीक्षा धाम की बुक से मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो हम पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। याद रखिए, समझिए मेरी बात को, है ना। तो आज हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, यानी एशियंट मध्य प्रदेश, एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की। पूरी डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल धमाकेदार तरीके का होगा ये लेक्चर। हर एक फैक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। बस आपको चैनल को बने रहना है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास दोस्तों। तो एशियंट हिस्ट्री में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का में प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। इस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं था। उस टाइम पे मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं था। उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है दोस्तों। उसे ही क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक को प्री हिस्ट्री। इस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता इसमें। उसे ही प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री काल कहते हैं दोस्तों। लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम पे, इसीलिए मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। उस टाइम पे क्या हुआ था? लेखन कला, जो लिखने की कला है, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, है ना। इसीलिए मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। समझ में आ गया? सबसे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल क्या होता है समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर से होता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी मनुष्य का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। मनुष्य का जीवन जब पत्थरों पर आश्रित था, मनुष्य का जीवन जब पत्थरों पर आश्रित था, उसे ही, और पत्थरों की गुफा में रहा करते थे मनुष्य लोग पत्थरों की गुफा में रहा करते थे, उसे ही पाषाण काल कहा जाता है। इसको हम बोल सकते हैं मनुष्य का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। जब पाषाण काल चल रहा था उस टाइम पे मनुष्य का जीवन पत्थरों पर आश्रित था, पत्थरों की गुफा में रहा करते थे, उसे ही पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। उसे ही पाषाण काल कहते हैं। समझ में आ गया? पाषाण काल। पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल जो बीच का था, तीसरा है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जब पत्थरों पर जीवन आश्रित था मनुष्य का, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या होता है दोस्तों? पूरा पाषाण काल मानव आदिम अवस्था में रहता था। जो पूरा पाषाण काल था दोस्तों, उस टाइम पे मानव जो मनुष्य था या मानव आदिम अवस्था में रहता था। आदिम अवस्था समझ में आ गया आपको? मनुष्य आदिम अवस्था में रहता था, कच्चा भोजन करता था। उस टाइम पे पका के तो खा नहीं सकता था, पकाने का समझ में ही नहीं आता था उसको पकाना कैसे करके। तो मनुष्य आदिम अवस्था में रहता था, कच्चा भोजन करता था, पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था पूरा पाषाण काल में दोस्तों। आग की खोज भी इसी काल में हुई है, पूरा पाषाण काल में, है ना। पूरा पाषाण काल के समय हुई है आग की खोज। तो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, ये समय 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है दोस्तों। ईसा पूर्व, BC याद रखें, है ना।
ये समय कब है? पूरा पाषाण काल का समय 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के समय का है पूरा पाषाण काल। इस समय मानव जीवन निर्वाहन शिकार पर आधारित था। मैंने बताया था मानव का जीवन केवल शिकार पर आधारित था, शिकार करता था और कच्चा भोजन करता था। मानव आदिम अवस्था में रहता था और कच्चा भोजन करता था, है ना, शिकार करता था और कच्चा ही भोजन करता था। तो उस समय मानव जीवन निर्वहन शिकार पर आधारित था। जो मानव का जीवन था वो शिकार करो और कच्चा भोजन करो, ऐसा चल रहा था। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, आग की खोज कब हुई करके। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई है दोस्तों, खोज हुई है, याद रखना है। आग तो पहले से थी, मनुष्य को पता चला कि आग भी है, पत्थर से जलाओ तो आग जल जाती है, तो खोज हुई। खोज का मतलब होता है जो चीज पहले से है और बाद में पता चल जाए उसको खोज कहते हैं दोस्तों, है ना। और आविष्कार का मतलब जो चीज है ही नहीं और नया बनाया, बिल्कुल नया टाइप की चीजें बनी तो उसको आविष्कार कहते हैं दोस्तों। जैसे हमने पढ़े भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। तो भारत तो पहले से था, उसने आया, खोजा, देख दाख के लिख के गया तो उसको खोज। वैसे ही आग पहले से थी, उसकी खोज हुई है दोस्तों, आविष्कार नहीं हुआ है। और जो नई चीजें बनती, परमाणु का आविष्कार हुआ है दोस्तों, है कि नहीं? यानी उसकी परमाणु की भी खोज हुई है दोस्तों। आविष्कार में आप बोल सकते हैं जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बल्ब पहले था ही नहीं, बाद में बना के दिए उसको, ऐसा चलता है जलता है। तो खोज और आविष्कार में अंतर समझ में आ गया आपको? तो देखिए पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों। जो पूरा पाषाण काल है, सबसे पुराना वाला काल जो 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया, विभक्त किया गया है। एक तो होता है निम्न पाषाण काल, एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो समझ में आ गया? इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए उसके बाद आगे मध्य प्रदेश में साक्ष्य। तो पूरा पाषाण काल के मध्य प्रदेश में साक्ष्य कहां मिले हैं दोस्तों? तो भीमबेटका की गुफाएं जो रायसेन में है दोस्तों, भीमबेटका, वहां पे पूरा पाषाण संबंधित साक्ष्य मिले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। पूरा पाषाण, है ना, रायसेन जिले में भीमबेटका। तो भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में है। वो जो साक्ष्य है वो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखना है। पूरा पाषाण काल से समझ में आ गया, मैं डिटेल आगे और बताऊंगा, ये सामने का चल रहा है अभी इंट्रोडक्शन, इसलिए। अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल की दोस्तों। जो मध्य पाषाण काल था वो 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व रहा है। 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व रहा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ दोस्तों? मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? तो पूरा पाषाण काल के बाद पूरा पाषाण काल के बाद का काल को मध्य पाषाण काल माना जाता है। मानव जीवन निर्वाह पशुपालन पर आधारित था, यानी पशु पालना शुरू कर दिए थे लोगों ने, है ना। जो आदि यानी मानव जाति थी, उन्होंने पशु पालना शुरू कर दिए थे। तो क्वेश्चन आता है पशुपालन की शुरुआत कब हुई? तो मध्य पाषाण काल से हुई थी। पशु को बांधे माने और बैलगाड़ा बना लिए थे यहां से वहां जाने के लिए, है कि नहीं? पहले तो वैसे ही, है कि नहीं? तो ये इसको याद रखना है दोस्तों, आगे समझ में। तो निर्वहन पशुपालन शुरू हुआ था, यहां से पशु को पालने लगे, पशु को पालना शुरू कर दिए। उसके बाद देखिए इसके साक्ष्य कहां मिले? तो जो होशंगाबाद में आदमगढ़ है दोस्तों, जो होशंगाबाद में आदमगढ़ है वो साक्ष्य है मध्य पाषाण काल के। जो होशंगाबाद में जो आदमगढ़ है वो मध्य पाषाण काल का ही एग्जाम्पल है, याद रखें। इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। अब बात करेंगे नव पाषाण काल की दोस्तों। नव पाषाण काल जो है 7,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक है। तो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आता है जो 7,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। मानव जीवन निर्वहन कृषि पर आधारित था। तो मानव ने कृषि करना शुरू कर दिए थे दोस्तों। उनको समझ में आ गया कृषि कैसे करना कृषि को कैसे किया जाए, पेड़ पौधे कैसे उगाया जाए, भोजन कैसे पकाया जाए। तो कृषि पर आधारित हो गया था दोस्तों मानव जीवन कृषि पर आधारित हो गया था। और इसी समय पहिए का आविष्कार, जो पहिया होता है चका, वो पहिए का आविष्कार भी कर लिए थे इन्होंने, है ना। तो नव पाषाण काल में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। कृषि का आरंभ भी इसी समय हुआ था, नव पाषाण काल में, याद रखना है ना। और एरण का संबंध नव पाषाण काल से दोस्तों। एरण है, अपन एरण पढ़ेंगे, एरण वो नव पाषाण काल का ही स्थल है, आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे।
बात करेंगे देखिए इसके साक्ष्य नवपाषाण काल के, तो जो हट्टा है दोस्तों दमोह के पास, संग्रामपुर दमोह के पास एक हट्टा नामक स्थान है, वो नवपाषाण काल से संबंधित स्थान है दोस्तों। उसको हम डिटेल में मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद जो मामा भांजा शैलाश्रय मिला हुआ है, चित्र मिले हुए हैं पचमढ़ी के पास, जो मामा भांजा शैलाश्रय चित्र मिले हुए हैं वो भी नवपाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आया कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़े जिसको प्री हिस्ट्री काल कहते हैं, है ना। प्री हिस्ट्री काल, पाषाण काल जब पत्थरों पर आधारित था, इसको 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इतना पहले समझ में आ गया क्या। अब हम इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैप बना के दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन जो साक्ष्य मिले उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको आगे डिटेल में तो देखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इधर साइड ये बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी दोस्तों। तो बेलन नदी घाटी प्रागैतिहासिक खोज के कारण प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले, नदी के आसपास किए गए पुरातात्विक उत्खनन में उच्च पाषाण युग के अवशेष पाए गए हैं और हमें ये पता चला कि ये 17,000 पुराने होने का अनुभव कार्बन डेटिंग द्वारा, जो अनुमान कार्बन डेटिंग द्वारा किया गया है। यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना है। बेलन नदी घाटी, ये बेलन नदी घाटी याद रखें, इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे अपन, टेंशन नहीं है ना, समझ लीजिए। उसके बाद दमोह के पास हट्टा नामक स्थान है दोस्तों। यहाँ दमोह देखो, दमोह लिखा हुआ है, दमोह के पास एक हट्टा नामक स्थान है। संग्रामपुर दमोह के पास एक हट्टा नामक स्थान है। वहां पे पौराणिक काल के पाषाण हथियार, इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान करोड़ों साल पहले से ही मानव सभ्यता का पालन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको याद रखना है, हट्टा नामक स्थान। भीमबेटका जो रायसेन में है वो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है दोस्तों। कि हमने पढ़े भीमबेटका की गुफा कहाँ पे, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह माना गया है उसको। उसके बाद हथनौरा, ये हथनौरा सीहोर में है दोस्तों, जहां मानव कपाल के साक्ष्य मिले। मानव कपाल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। मानव के कपाल मिले हैं कि मानव उस टाइम पे मानव की खोपड़ी कैसी हुआ करती थी उसके बारे में वहां साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो ये याद रखना है ना। नर्मदा नदी के किनारे हितनोरा नामक स्थान है। तो समझ में आया दोस्तों, ये जो हथनौरा है, भारत में सर्वप्रथम 1842 में क्या हुआ था, नर्मदा घाटी के किनारे बसे हथनौरा गांव से आदि मानव की उत्पत्ति की जानकारी मिली है। हथनौरा से नर्मदा के किनारे आदि मानव के उत्पत्ति की जानकारी मिली है दोस्तों, है ना। हथनौरा गांव से मानव के कंकाल खोपड़ी का भाग मिला है, जिसके आकलन से हमको पता चला कि यहाँ पे उस जमाने के जो आदि मानव का विकास हुआ था। इसीलिए हम बोलते हैं नर्मदा नदी के किनारे आदि मानव के विकास के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा नदी के किनारे आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश को आदि मानव के क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे आदि मानव की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है दोस्तों। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बता दिया। भीमबेटका है ना, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक पूरा पाषाण कालीन अवशेष पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका, है ना। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। आदमगढ़ की बात करेंगे दोस्तों। आदमगढ़ है होशंगाबाद में। आदमगढ़ कहां पर है, होशंगाबाद में है। यह एक अति प्राचीन स्थान है जहां यहाँ पर प्राचीन पत्थरों पर कई चित्रकारी के लिए आदमगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारी आदि मानव ने पत्थरों पर चित्रकारी करके रखे हैं, है क्या नहीं। और होशंगाबाद जिले है नर्मदा नदी के किनारे से 2 किलोमीटर दूर। और आदिमगढ़ की पहाड़ी पर एक गुफा भी बनाई गई है, वहां पर बहुत सारी आदि मानव ने चित्रकारी करे हैं दोस्तों। पुरातात्विक सर्वेक्षण स्थल है एक प्रकार का भीमबेटका की गुफाएं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मामा भांजा शैलाश्रय के बारे में पढ़ेंगे। आदमगढ़ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले, याद रखना है। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले और मामा भांजा शैलाश्रय से कृषि के साक्ष्य मिले। जो मामा भांजा शैलाश्रय है दोस्तों, वहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इतना याद रखना है ना। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मामा भांजा शैलाश्रय भी होशंगाबाद में ही है, नर्मदा के किनारे पचमढ़ी में, है ना। यानी नर्मदा के किनारे यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले। तो ये एक हमको छोटी सी शॉर्ट सी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम आगे जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं करके।
पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण दिया हुआ है, मैंने बताया था ना, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो इसको देखते हैं तो समझ में आ गया दोस्तों। तो देखो, निम्न पाषाण काल का समय 10,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व है, 10 लाख से 1,00,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व है, और उच्च पाषाण काल जो है वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है दोस्तों, है ना। मानव प्रजाति कैसी थी उस टाइम पे, उसको हमको देखना है। तो देखिए, मानव की निएंडरथल प्रजाति पाई जाती थी, मानव की निएंडरथल प्रजाति पाई जाती थी। ये अत्यंत प्राचीन 3 लाख साल पहले धरती पर जो मनुष्य की प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें यही प्रजाति थी दोस्तों। सबसे पहले यही प्रजाति धरती पर आई थी, बिल्कुल आदिम अवस्था में रहती थी, आदिम मानव टाइप के दिखते थे, है कि नहीं। ये शिकारी हुआ करते थे, यूरोप के ठंडे इलाके और एशिया में भी रहा करते थे। तो याद रखना है, ये निम्न पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव की होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती थी, ये बाद में परिवर्तन होकर होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति बनी थी। तो मध्य पाषाण काल में होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती थी, होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती थी। उसके बाद मानव की होमो सेपियंस प्रजाति पाई जाती है, जो वर्तमान में भी होमो सेपियंस प्रजाति ही है। तो मानव की होमो सेपियंस प्रजाति, मानव का वैज्ञानिक नाम भी होमो सेपियंस प्रजाति ही है दोस्तों। तो मानव की होमो सेपियंस प्रजाति उच्च पूरा पाषाण काल के टाइम पे पाई जाती थी। तो ये अपने को याद रखना है, ये वाला है ना, निम्न पाषाण काल में कौन सी प्रजाति, मध्य पाषाण काल में कौन सी प्रजाति और उच्च पाषाण काल में कौन सी प्रजाति पाई जाती थी, इनको याद रखना है। भोजन का प्रकार कैसा था, तो शिकारी थे। और तो आगे समझ में, भोजन का प्रकार शिकार द्वारा मांस का भक्षण करता था, यानी शिकार करता था और कच्चा भोजन करता था। मध्य पाषाण काल पे भी शिकार करता था, कच्चा भोजन करता था, और ये उच्च पाषाण काल में भी शिकार करता था और कच्चा ही भोजन करता था। संस्कृति देखेंगे तो जनजाति आधारित थी, जंगलों में निवास करते थे, जनजाति आधारित थी, जनजाति आधारित तीनों जगह। साक्ष्य हम देखेंगे तो हथनौरा जो है सीहोर में नर्मदा के किनारे, वहां से साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। और एक ये उच्च पाषाण काल के साक्ष्य बेलन घाटी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किनारे बेलन नदी घाटी है, वहां से मिले। तो इसको एक चार्ट को एक बार देख लेना है, बस ये वाले याद रखना है, ये तीनों प्रजातियों के नाम है ना, बस, और इनको एक बार देख लेना है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों पूरा पाषाण में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल, सबसे पहले बात करेंगे हम भीम बेटिका की दोस्तों। तो भीम बेटिका को भीम बेटिका शैलाश्रय भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है दोस्तों। पूरा पाषाण कालीन पूरा स्थल है। यह आदिम मानव द्वारा बनाए गए शैला चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य का माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जाति के प्राचीनतम चिन्ह मिले हैं। भोपाल से लगभग 24 किलोमीटर दूर है दोस्तों, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और 1957-58 में इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं बुक से, तो समझ में आ गया दोस्तों। भीम बेटिका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है। अब्दुल्लागंज ऑप्शन आ सकता है, याद रखना है। भारत की सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है, ये भारत की सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। पूरा पाषाण काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्र यानी भित्ति चित्र, ऐसा भी पूछा जा सकता है, भित्ति चित्र कहाँ मिले, भित्ति चित्र कहाँ मिले, है ना। प्रागैतिहासिक चित्र या भित्ति चित्र किस गुफा में मिले हैं, तो भीमबेटिका की गुफा में मिले हैं। लाल सफ़ेद पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। जो चित्रकारी बनाई गई है ना, वहाँ पे लाल सफ़ेद पीले रंगों का प्रयोग किया गया है।
2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कब शामिल किया गया ये भी याद रखना है। 2003 के विश्व धरोहर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, वहाँ यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश के 3 ही स्थल शामिल है ना। एक तो है सबसे पहले क्या, सांची नहीं, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। 3 ही स्थल शामिल है ना, ये याद रखना है। तो इतने ही हैं इंपॉर्टेंट। और इस गुफा की खोज किसने करी थी 1957-58 में? विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी, इतना याद रखें। अब बात करेंगे हम आदमगढ़ की दोस्तों। तो आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद शहर की एक प्रसिद्ध जगह है दोस्तों, होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद शहर की एक प्रसिद्ध जगह है। यहाँ प्राचीन गुफाएं देखने को मिलती है। इन गुफाओं में आदि मानव रहा करते थे। इन गुफाओं में आदि मानव रहा करते थे दोस्तों। यहाँ पर करीब 18 गुफा मौजूद है जिन्हें देखा जा सकता है। यह गुफा एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी को आदमगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। आदमगढ़ की पहाड़ी आदमगढ़ शैलाश्रय एवं शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आदमगढ़ शैलाश्रय, जो शैल यानी चट्टानों की चित्रकारी, चट्टानों में चित्रकारी की गई है आदि मानव के द्वारा। तो आदमगढ़ शैलाश्रय और शैल चित्रों यानी चट्टानों में चित्र बनाए गए थे, तो चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। यह गुफा होशंगाबाद शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। यह गुफा जंगल के अंदर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए टिकट भी लेनी पड़ती है। तो अब यहाँ की बात करते हैं। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद जिले में है। 1964 में इसकी खोज R.B. जोशी के द्वारा की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अपने को याद रखना है कि आदमगढ़ के गुफाओं की खोज R.B. जोशी नामक एक पुरातात्विकविद, और पुरातात्विकविद, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, उन्होंने की थी दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशु पालने के साक्ष्य मिले सर्वप्रथम। प्रथम साक्ष्य, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले करके क्वेश्चन आ सकता है अपने को, है ना। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। छोटी यानी माइक्रो का मतलब छोटा, तो माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। आदमगढ़ से इतना ही है जो भी मैंने बताया। आदमगढ़ से और क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेता हूं मैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ से याद रखना है ना। चट्टानों पे शैलाचित्र और शैलाश्रय और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है आदमगढ़ की गुफाएं। अब बात करते हैं हथनौरा की। हथनौरा ये सीहोर जिले का एक गांव है हथनौरा। तो इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। क्या हुआ था दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुई थी मानव की उत्पत्ति, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी करके मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नहीं, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा में हुई थी मानव की उत्पत्ति। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति यहीं हुई थी, है ना, ये याद रखना है। तो सीहोर जिले का जिक्र आता है जब भी मानव की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे बसा एक गांव है हितनौरा। नर्मदा नदी किनारे बसा एक गांव है। यह गांव क्या हुआ, दिसंबर 1982 को तब चर्चा में रहा जब मानव की उत्पत्ति यहीं हुई थी, ऐसा माना गया। प्राचीन मानव को वैज्ञानिकों ने नर्मदा मानव नाम दिया है, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा सीहोर में है, तो नर्मदा मानव नाम दिया गया दोस्तों। उसके बाद दुनिया के कहीं भी किसी भी जीवाश्म, यानी ऐसे यहाँ पे जो जीवाश्म मिले, ऐसे जीवाश्म दुनिया के कहीं भी नहीं मिले, इसलिए इसको बोला जाता है। इसकी खोज किसने की करके डायरेक्ट पता चलता है, तो इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। आ सकता है क्वेश्चन, है कि नहीं। हथनौरा जो सीहोर में है, इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। यहाँ साक्ष्य मिले हथनौरा से मानव की खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म मिले। जो उस टाइम पे जो हाथी हुआ करता था बहुत बड़ा, उसके जीवाश्म मिले हैं। और मानव की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। मानव की एक खोपड़ी मिली है सबसे प्राचीन मानव की, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन भूवैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सोनकिया ने नर्मदा नदी में हाथी घोड़े, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ ही 70,000 पुराने
मानव कपाल के अवशेष खोजे थे। मानव कपाल के अवशेष यानी मानव कपास यानी मानव खोपड़ी के अवशेष खोजे थे, उससे हमको पता चला दोस्तों। तो इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हथनौरा कहाँ पर है? सीहोर जिले में है। 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा खोजा गया था। हथनौरा से मानव की खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म मिले हैं। हथनौरा से प्राप्त प्राचीन मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है, मैंने बता दिया था बोल के, नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है, आ सकता है डायरेक्ट हथनौरा, पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। पाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक है खल घाट, इंपॉर्टेंट है, धार जिले में है ये खल घाट पुरातात्विक स्थल, है ना। यह भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई है दोस्तों। और यहाँ से तम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। तो ये एक पुरातात्विक स्थल है धार में, है ना। नर्मदा नदी के किनारे है ये, धार जिले में, नर्मदा नदी के किनारे धार जिले में है पुरातात्विक स्थल खलघाट। याद रखना है, खलघाट धार में है, नर्मदा नदी के किनारे। अगला है मामा भांजा शैलाश्रय, नाम है इसका मामा भांजा शैलाश्रय। ये पचमढ़ी में है दोस्तों, होशंगाबाद में, पचमढ़ी में, होशंगाबाद में। तो ये एक शैलाश्रय है, यानी चट्टानों पे जो चित्रकारी की गई है उससे रिलेटेड है, पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से कई चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं, तो इसको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। और इससे रिलेटेड है, यानी यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, यहाँ पे भी कृषि के साक्ष्य मिले, जो आदिम मानव कृषि करते थे तो उससे रिलेटेड साक्ष्य मिले। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। अगला है हट्टा। हट्टा नामक एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, दमोह में। संग्रामपुर है वहाँ पे, संग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का सबूत है कि करोड़ों वर्ष पहले मानव सभ्यता का पालन यहाँ पे हुआ था। तो हट्टा नामक स्थान है दमोह के पास, संग्रामपुर के पास। दमोह में संग्रामपुर है, उसके पास, वहाँ पे पूरा पाषाणकालीन स्थल मिले हैं दोस्तों, याद रखना है। अगला है कासराबाद। कासराबाद नाम की जगह है दोस्तों, कहाँ पे? खरगोन में। कासराबाद नाम की जगह है कहाँ? खरगोन में है ना। कासराबाद नाम की जगह कहाँ पे? खरगोन में है। ये खरगोन में है, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे कासराबाद तहसील के दक्षिण में पहाड़ी पर निर्मित एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर निर्मित संग्रहालयों की वहाँ अनेक पूरा अवशेषों की वस्तुएं मिली है। 212 पाषाणकालीन प्रतिमाएं, लोहे की तोप और कई सारी चीज़ें मिली है। तो पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्री मिली है वहाँ पे। तो इसको अपने को याद रखना है, हाथी के दांत, चूड़ी, कांच की चूड़ी, मन के सामग्री आदि मिले हैं वहाँ पे। तो ये डायरेक्ट आ सकता है। कासराबाद एक गांव है, एक कस्बा है खरगोन जिले में, वहाँ पे ये भी एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद है अगला प्योथर। प्योथर नहीं है, त्योथर, इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे इसको, TEONTHAR, त्योनथर, है ना, त्योनथर। तो त्योनथर ये रीवा जिले में है दोस्तों, है ना। रीवा जिले में स्थित एक नगर है, तहसील भी है वर्तमान में। और ये तमाशा और खरारी नदी के संगम पे बसा हुआ है ये। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे शैल चित्र मिले, मानव, हाथी, घोड़े और पैदल लोगों के साथ शिकार खेलते हुए चित्र मिले, चित्र मिले, भाला वाला इनकी चित्र मिली हुई है ना। तो ये पुरातात्विक स्थल है, कहाँ पे मिलेगा ये त्योनथर, यहाँ बिंदु लगा हुआ है, त्योनथर। ये रीवा जिले का पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो इनको याद रखना है, कम से कम अपने को पता होना। खलघाट कहाँ है? धार में, मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में, हट्टा संग्रामपुर दमोह में, कासराबाद इंपॉर्टेंट है, खरगोन में है। और प्योंथर नहीं, त्योंथर, टी आएगा, त्योंथर, ये रीवा जिले में। तो इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक करंट अफेयर में समाचार पन्नों में एक खबर छपी थी, उसको देखेंगे। हाल ही में नरसिंहपुर जिले के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैलाचित्र पाए गए हैं दोस्तों, है ना। प्राचीन शैलाचित्र पाए गए हैं। तो ये करंट अफेयर में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शैलाचित्र मिले हैं, तो इसको याद रखना है ना। नरसिंहपुर जिले में शक्कर नदी के किनारे गुफाओं में मिले प्राचीन शैलाचित्र मिले हैं, यानी चट्टानों पे चित्रकारी मिली है ना। तो ये शैल चित्र मिले हैं, जो वहाँ पे कई मकान और रहन सहन के बारे में ऐसा कुछ देखने को मिला है, शैल चित्र है। तो पुरातात्विक विभाग ने यहाँ पे अध्ययन किया और बताया कि ये बहुत पुराने हैं, जिसमें शैल चित्रों में मानव, हाथी, घोड़े, पैदल लोगों के साथ साथ कई सारे चित्र मिले हैं, तीर कमान, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहा है, ये समाचार पन्नों में रहा है, तो इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे प्रदेश के प्रसिद्ध पुरातात्वविद यानी क्या होता है दोस्तों?
पुरातात्वविद वे वैज्ञानिक होते हैं जो लोगों के समूह और पिछली सभ्यताओं के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो लोगों के समूह और पिछली सभ्यताओं के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पुरातात्वविद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्कियोलॉजी, है ना, ये याद रखना है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन मध्य प्रदेश के रहे हैं। तो एक पुरातात्वविद थे जिनका नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनका जन्म नीमच में हुआ था मध्य प्रदेश के, और ये भारत के एक प्रमुख पुरातात्वविद थे, है ना। इन्होंने भोपाल के निकट जो भीमबेटका के प्राचीन शिलाचित्रों की खोज की थी, हमने पढ़े थे, है कि नहीं, अभी पढ़े थे 57-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा भीमबेटका के गुफाओं की खोज की गई थी। तो इनसे इतना ही है, इनसे इतना ही याद रखना है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, है ना। अब बात करेंगे अगला HD संकालिया, HD संकालिया। तो ये इनका पूरा नाम था हंसमुख धीरज लाल संकालिया। ये भी भारतीय एक संस्कृत विद्वान और पुरातात्वविद थे, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ रह चुके हैं और भारत के पुरातात्विक उत्खनन तकनीकों का अग्रणी माना जाता है। इन्होंने काफ़ी योगदान रहा है इनका, तो इनको याद रखना है। ये भी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पुरातात्वविद थे दोस्तों, है ना। अगला नाम है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं दोस्तों, है ना। मानव जीवाश्म खोजने वाले वैज्ञानिक थे ये सोनकिया जी, जिनका नाम था अरुण सोनकिया। इनका देहांत हो गया दोस्तों, सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई थी। तो सड़क हादसे में इनका देहांत हुआ था, ये दुनिया भर में फेमस थे। और अरुण सोनकिया का सड़क हादसे में देहांत हो गया, और ये मानव जीवाश्म खोजने वाले वैज्ञानिक रहे हैं मध्य प्रदेश के, इतना याद रखना है। GR शर्मा, GR शर्मा का पूरा नाम है गोवर्धन राय शर्मा दोस्तों। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहासकार रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी संबंधित रहे हैं। मध्य प्रदेश के आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, तो इनसे याद रखना है। इतिहासकार भी थे और ये आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के रहे हैं पुरातात्वविद, तो कम से कम इनका नाम अपने को पता होना कौन कौन थे कौन नहीं थे। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर, HD संकालिया, अरुण सोनकिया और GR शर्मा। तो GR शर्मा का नाम भी याद रखना है, ये भी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पुरातात्वविद रहे हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम कि दोस्तों, उसके बाद आगे तो है देखो चंबल घाटी क्षेत्र की खोज किसने की, क्वेश्चन आ सकता है। तो चंबल घाटी क्षेत्र तरफ की खोज जितने भी पुरातात्विक स्थल रहे हैं उनसे रिलेटेड रहे हैं विष्णु श्रीधर वाकड़कर एवं HV त्रिवेदी। ये चंबल घाटी क्षेत्र तरफ के रहे हैं। सोन घाटी क्षेत्र तरफ की खोज से रिलेटेड काम किया है निसार अहमद ने। निसार अहमद इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, याद रखना है, अहमद, निसार अहमद नाम है। उसके अलावा GR शर्मा भी पुरातात्वविद रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो GR शर्मा सोन घाटी क्षेत्र तरफ के, और नर्मदा घाटी क्षेत्र तरफ के हैं RB जोशी एवं HD संकालिया। तो ये नाम याद रखना है अपने को दोस्तों, है ना। चंबल घाटी तरफ के कौन से हैं, सोन घाटी तरफ के कौन से, और नर्मदा घाटी क्षेत्र तरफ के कौन से हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। RB जोशी ने होशंगाबाद जिले की आदमगढ़ गुफाओं की खोज की थी दोस्तों। जो आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल है, पूरा पाषाणकालीन स्तर है, उसकी खोज किसने की करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो RB जोशी ने होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की खोज की थी। उसके बाद HD संकालिया ने खरगोन में नावदा टोली की खोज की थी। तो नावदा टोली नामक एक स्थान है, पुरातात्विक, पुरापाषाणकालीन और पुरातात्विक स्थल है दोस्तों नावदा टोली, जो खरगोन में है। तो कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, नावदा टोली कहाँ है। नावदा टोली खरगोन में है, जिसकी खोज HD संकालिया ने की थी, और HD संकालिया ने ही हथनौरा की खोज भी की थी, याद रखना है, हथनौरा की। उसके बाद आगे हम बात करेंगे HV त्रिवेदी ने मंदसौर के आवरा की खोज की थी। तो मंदसौर में एक आवरा नामक पुरातात्विक स्थल है, उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज HV त्रिवेदी ने की थी। मंदसौर में आवरा की खोज, आवरा एक पुरातात्विक स्थल है, याद रखना है। तो आवरा जो मंदसौर में है उसकी खोज किसने की थी, HV त्रिवेदी ने, क्वेश्चन आ सकता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनने वाला है, एक रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनने वाला है। तो भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर, है ना।
वहां पे क्या है, राजधानी जो है अपनी भोपाल, उसके आसपास पूरा पूरा पाषाण युगीन शैलचित्र मिले, रॉक शेल्टर मौजूद है, ये करीब आधा दर्जन के तरफ है। तो इसे राज्य पुरातात्विक विभाग सुरक्षित एवं संरक्षित करेगा कि नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके, इनसे रिलेटेड काम कर सके, पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में नई पीढ़ी को पता चल सके, नई पीढ़ी देख सके, जान सके। तो इसके अंतर्गत कम से कम आधा दर्जन साइटें शामिल है, जैसे कि भीमबेटका, कटौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भोपाल में है वो, हलालपुरा और लाल घाटी साइट शामिल है। लगभग आधा दर्जन साइट शामिल हैं जो मध्य प्रदेश का पुरातात्विक विभाग जो है उसको सुरक्षित और संरक्षित करेगा, आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जान सके और देख सके। तो याद रखिए, भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं, वीडियो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, लंबा हो रहा है। आगे के हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के नवपाषाण काल का रूपांतरण कैसे हुआ था। बस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे करके मैं पूरा इतिहास को कंप्लीट कराऊंगा। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे अब इसके आगे। तो मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल का रूपांतरण, जो नवपाषाण काल हमने पढ़े उसका रूपांतरण होता है दोस्तों, आगे बढ़ता है वो काल। और उसके बाद आता है तम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। तम्रपाषाण काल ऐसा काल था जब तांबा युग, तम्रपाषाण काल को तांबा युग भी कहा जाता है, यानी तांबे की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। तांबे की शुरुआत हो गई थी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही, है ना। यानी तम्रपाषाण की शुरुआत हो गई थी, यानी मनुष्य ने तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया था। पत्थर के प्रयोग के बाद जब तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया, उसे ही तम्रपाषाण कालीन सभ्यता या तम्रपाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार से तांबे के औजार का उपयोग करने लगा था, उसे ही तम्रपाषाण काल कहते हैं। अब बात करते हैं महापाषाण काल। तो महापाषाण काल ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहा जाता है जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या अन्य निर्माण के लिए किया जाता था, है ना। काल महापाषाण काल दोस्तों ऐसे बड़े, यानी ऐसा काल था जब ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहते थे जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या अन्य निर्माण के लिए किया गया हो। ऐसे कुछ ऐतिहासिक व प्रागैतिहासिक स्थलों में महापाषाण को तराशकर एक दूसरे के में फंसने वाले हिस्से बनाकर किसी सीमेंट या मसाले के निर्माण से किए जाते थे। कोई मसाला बनाया जाता था, सीमेंट तो था नहीं, मसाले के निर्माण से कोई स्तंभ बनाए जाते थे जिसमें 2 पत्थर ऐसा रख दिए जाते थे और उसके ऊपर एक पत्थर जोड़ के रख दिया जाता था। वो सब महापाषाण काल थे दोस्तों। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में तम्रपाषाण काल। तो देखिए, इसके साक्ष्य अधिकतम भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं। जो तम्रपाषाण काल है उसके साक्ष्य जो है अधिकतम उत्तरी क्षेत्र, उत्तर भारत के क्षेत्र में मिलते हैं दोस्तों। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ तांबे का उपयोग सीख लिया था। तो तांबे का उपयोग सीख लिया था, इसीलिए उसको हम तम्रपाषाण काल कहते थे। देखो, पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग होता था, फिर तम्रपाषाण काल आया, नवपाषाण काल का रूपांतरण हुआ, फिर तम्रपाषाण काल आया, लौह यौगिक काल आया जिसमें लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो तम्रपाषाण काल में क्या हुआ, मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ तांबे का उपयोग सीख लिया था, उपयोग किया था, तो उसे ही तम्रपाषाण काल कहेंगे। तम्रपाषाण काल मानव ने पत्थर के अलावा तांबे का प्रयोग सीख लिया था, है ना, तांबे का प्रयोग सीख लिया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। पत्थर के बाद किस धातु का प्रयोग किया था, पत्थर का किया था। किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का प्रयोग किया था दोस्तों। तांबे को खोजा था। तम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल घाटी क्षेत्र में मिलता है। जो तम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति है, जो मालवा की संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल घाटी क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। मालवा संस्कृति में मृदभंड श्रेष्ठ माने गए हैं। मालवा संस्कृति में मृदभंड मिले हैं दोस्तों। मृदभंड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन मिले खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे हमको पता चला
कि मालवा संस्कृति में मृदभंड सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। मृदभंड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य कायथा उज्जैन से मिले। उज्जैन के पास एक कायथा नामक स्थान है दोस्तों, कायथा नामक स्थान है उज्जैन के पास। ये उज्जैन के पास कायथा नामक स्थान है। कायथा मध्य प्रदेश की पहली ताम्रपाषाण काल की बस्ती मानी जाती है। कायथा को मध्य प्रदेश की पहली ताम्रपाषाण काल की बस्ती मानी जाती है ना। उसके अलावा खरगोन में नावदा टोली जो स्थान मिला ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। उज्जैन के पास ही डागवाड़ा नामक ताम्रपाषाण कालीन बस्ती मिली है। खुदाई के दौरान पता चला ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। और इसके अलावा मंदसौर में जो आवरा है दोस्तों, मंदसौर में जो आवरा है ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछेगा मध्य प्रदेश की पहली या फिर ताम्रपाषाण काल की सबसे पहली बस्ती किसे मानी जाती है या ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कायथा में। इसके अलावा नावदा टोली, डागवाड़ा और आवरा ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इनको याद रखना है दोस्तों। ताम्रपाषाण काल क्या होता है मैंने बता दिया आपको। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखो कायथा की बात करेंगे तो उज्जैन जिले में काली सिंध नदी के किनारे है दोस्तों कायथा। उज्जैन जिले में काली सिंध नदी के किनारे है। यहाँ भूरे रंग के मृदभंड मिले हैं, यानी भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं दोस्तों। भूरे कलर के भूरे रंग के मिट्टी के मृदभंड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और 1964 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा ही कायथा की खोज की गई थी, है ना। तो इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, कायथा की खोज किसने की, तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1964 में कायथा ताम्रपाषाण कालीन बस्ती की खोज की थी। और कायथा को पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर माना जाता है। मैंने बता दिया था कायथा पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती रही है ना। तो कायथा को पहला ताम्रपाषाण नगर माना जाता है। कायथा से इतने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। नावदा टोली खरगोन के महेश्वर में आता है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ भूरे रंग के मृदभंड मिले हैं। यहाँ पे भी भूरे रंग के मृदभंड, यानी भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मृदभंड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। और नावदा टोली की खोज जो है 1952-53 में HD संकालिया द्वारा की गई थी। HD संकालिया और SB देव के द्वारा की गई थी। इनका नाम याद रखना है। देखो कायथा का तो अपने को याद हो जाएगा, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, है ना। लेकिन नावदा टोली का भी याद रखना है। HD संकालिया और SB देव द्वारा इस बस्ती की खोज की गई थी। पता चला था हमको ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। अब बात करेंगे डगवाड़ा, जिसको डगवाला भी बोलते हैं। ये उज्जैन जिले में स्थित है और यह लाल काले मृदभंड एवं तांबे के औजार पाए गए हैं दोस्तों। यानी लाल और काले मिट्टी के बर्तन मिले और तांबे के औजार मिले हैं। क्या कि मनुष्य ने तांबे का प्रयोग सीख लिया था, तो यहाँ पे तांबे के औजार मिले हैं, इसको याद रखना है। आवरा की बात करेंगे तो चंबल नदी के किनारे मंदसौर जिले में स्थित है आवरा ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ये भी यहाँ पे रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। जो रोमन देश था दोस्तों, वहाँ से व्यापार करने भारत आए रहे होंगे उस टाइम पे। हम साक्ष्य मिले, पता तो है नहीं, है कि नहीं। क्योंकि हमको इतिहास के स्रोत में हमको पता चलता है। इतिहास के स्रोत, इतिहास की जानकारी मिली कैसे दोस्तों हमको? इतिहास की जानकारी हमको कैसे मिली? तो खुदाई के दौरान मिली, है ना। कोई लिखित साक्ष्य मिला है, कोई तो उससे पता चला है। तो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब वहाँ डिटेल में मैं बताऊंगा। तो जो आवरा है उसकी खोज HB त्रिवेदी द्वारा की गई थी दोस्तों। HB त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। आवरा मंदसौर में है ना। रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना है। आवरा में HB त्रिवेदी द्वारा खोज की गई थी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक दो और अन्य ताम्रपाषाण कालीन स्थान है, जैसे एरण सागर में आता है दोस्तों। एरण के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। याद रखें अभी तो इतना ही कि एरण कहाँ पे आता है, सागर में आता है। एरण नामक बस्ती, एरण नामक स्थान ताम्रपाषाण कालीन स्थान है। ये सागर जिले में है। खेड़ी नामा होशंगाबाद में दोस्तों। खेड़ी नामा नामक एक स्थान है। ये होशंगाबाद जिले में है। ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थान है। नागदा, उज्जैन में नागदा है दोस्तों। यहाँ पे भी ताम्रपाषाण से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। यानी मालवा में कायथा है, आवरा है ना। मालवा है, यानी मालवा में कायथा, आवरा और ये सब सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। नागदा में भी ताम्रपाषाण
सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं। बेसनगर विदिशा में है दोस्तों, ये भी मालवा संस्कृति में ही आ गया एक प्रकार से, और यहाँ पर भी साक्ष्य मिले हैं, यानी सभ्यता, इस सभ्यता से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। तो अपने को याद क्या रखने की बनती है यहाँ से, तो देखो एरण हो गया, खेड़ीनामा, नागदा और बेसनगर। तो एरण कहाँ पे, सागर में है, खेड़ीनामा कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में है, नागदा कहाँ पर है, तो उज्जैन में है, और बेसनगर तो आप जानते ही हैं विदिशा में है ना। तो ये सब मालवा संस्कृति के साक्ष्य हैं यहाँ पे। तो देखो मालवा में कायथा हो गया, एरण हो गया, आवरा हो गया, नावदा टोली, डागवाल, बेसनगर है ना, बेसनगर, ये सब इन सब स्थानों पे इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो अपने को ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं किस जिले में है करके, तो इसलिए याद रखना है। उसके अलावा देखिए मैप के थ्रू यहाँ बताया गया मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन से थे करके। तो एरण सागर में है, मैंने बता दिया, खेड़ीनामा होशंगाबाद में मैंने बता दिया, नावदा टोली खरगोन में है। डायरेक्ट इनको याद ही रखना है, इनसे रिलेटेड ज़्यादा कुछ अपने को नहीं पूछा जाएगा पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा किस स्थान में। डागवाल कहाँ पे, तो उज्जैन में, कायथा भी उज्जैन में है, और ये पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर माना जाता है। इसके अलावा आवरा कहाँ पर, चंबल नदी के किनारे मंदसौर में है। तो ये मैप के थ्रू यहाँ बताया गया, तो एक बार इसको देख लीजिए, इधर जो लिखा है वही यहाँ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में महापाषाण काल की। तो महापाषाण काल के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि महापाषाण काल में ऐसे पत्थर बना दिए जाते थे और उसके ऊपर कुछ पत्थर ऐसा रख दिया जाता था टिका के, है ना। तो ऐसे पत्थर रख दिया जाता था, तराश कर रख दिए जाते थे, फंसा दिए जाते थे। तो वो देखो, तो मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य अधिकतम भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिले हैं। इसके साक्ष्य भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिले हैं। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ साथ घूसर लौह का उपयोग कर दिया था। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तांबे की खोज हुई, तांबे के बाद आया लौह युग। लौह युग का मतलब है लोहे का प्रयोग शुरू कर दिया था उसने, है ना। लोहे का प्रयोग करने लगे थे मानव सभ्यता, लोहे का प्रयोग करने लगे थे, उसी को लौह युग कहा जाता है। तो मानव ने औजार के लिए पत्थर के साथ घूसर लौह का प्रयोग कर दिया था, यानी पत्थर के साथ साथ लोहे का उपयोग भी कर लिया था। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य ग्वालियर, भिंड, मंदसौर, रीवा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। किसके, महापाषाण काल, जो महापाषाण काल आया जिसमें मानव ने लौह युग का प्रारंभ कर दिया था, लोहे का प्रारंभ कर दिया था, इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा से प्राप्त हुए हैं। इतना याद रखना है। महापाषाण काल याद रखना है, दक्षिणी क्षेत्र में था, लेकिन ये यहाँ पे भी हमको साक्ष्य मिले हैं ग्वालियर तरफ। और ताम्रपाषाण काल किस क्षेत्र में था, उत्तरी क्षेत्र में था भारत के। तो ये समझ में आ गया। अब इतना समझ में आएगा, यहाँ से देखो, यहीं से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक बार इस वीडियो को देखना है, उसके बाद अपने पास तुम्हारे पास जो भी बुक होगी उससे अच्छे से तैयारी करना है, याद करना है, याद रखने की कोशिश करना है। मैंने समझा दिया तो हो सकता है थोड़ी सी अब आसानी जाए। अगला हम बात करेंगे, देखो अब मध्य प्रदेश में अध ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं दोस्तों, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेखन कला, लिखने की कला का प्रचलन हो चुका था, लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध है। देखो उस टाइम पे उन्होंने लिखे थे, जो मानव थे उनकी स्टाइल अलग थी लिखने की, तो उन्होंने लिखे थे। लेकिन जब हमको इनके बारे में पता चला तो हम उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं कि उन लोग क्या लिखते थे। तो वही है, तो इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सकता, यानी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उनने क्या लिखे थे, किधर से लिखना चालू करे थे, है ना। देखो अभी अपन लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, अभी अपन लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, इधर से लिखना चालू करते हैं। लेकिन उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं वो दाएं से बाएं थे दोस्तों। अभी अपन लिखते हैं बाएं से दाएं, वो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं वो इधर से इधर लिखते थे, यानी बाएं से दाएं लिखते थे दोस्तों। तो हम इसको बोल सकते हैं अध ऐतिहासिक काल को कि लेखन कला का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन हमको जब उसकी खोज हुई तो हम उसको पढ़ा नहीं जा सकता, है ना। तो इसको हम समझ गए। इतिहास में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इतिहास में लिखित साक्ष्य तो मिले, उस टाइम पे लेखन कला का आविष्कार हो गया था, यानी ये बोल सकते हैं हम ऐतिहासिक काल से लेखन कला का प्रचलन मानव ने सीख लिया था, लिखना विखना सीख लिया था। लेकिन इतिहास के लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं, बाद में मिले हैं, लेकिन उन्हें हम पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़े समझ में नहीं आ पा रहा है क्या लिखे हैं उन्होंने, है ना। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का वर्णन मिलता है। जो अध ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का
वर्णन मिलता है। तो ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है हमको अध्ययन की सुविधा से, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसको याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैदिक सभ्यता में हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड जानकारी मिलती है हमको, जिसमें मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में निषाद जाति के लोगों का निवास था। निषाद जाति के लोगों का निवास था दोस्तों। निषाद जाति जो थी, निषाद जाति के लोगों का निवास था, है ना। तो मध्य प्रदेश के उत्तर वैदिक काल में निषाद जाति, जिसको अनर्य जाति भी कहते हैं, तो निषाद जाति के लोगों का निवास था। निषाद जाति दोस्तों मछुआरा समाज को कहते थे। जो निषाद जाति थी वो मछुआरा समाज को कहते थे। उनकी कई उपजातियां भी थी उस टाइम पे, है ना। बस इसे इतना ही समझ लो। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में किस जाति के लोग निवास करते थे, तो निषाद जाति के लोग निवास करते थे। अगला है वैदिक काल में इस दौरान नागवंश के शासक मुचकुंद। उसके बाद क्या हुआ, वैदिक काल में इस दौरान नागवंश के शासक मुचकुंद ने मानदाता नगरी ओमकालेश्वर की स्थापना की थी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि वैदिक काल में इस दौरान नागवंश के किस शासक ने मानदाता नगरी ओमकालेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है, इसकी स्थापना की थी। तो नागवंश का था ये। नागवंश के शासक मुचकुंद, नाम याद रखना है, मुचकुंद ने मानधाता नगर की स्थापना की थी। मानदाता नगर को बसाया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला हम देखेंगे वैदिक काल में है वंश के शासक, है वंश के शासक, इसको यादव वंश भी कहते थे, है वंश को। है वंश के शासक माहिष्मती में माहिष्मत नाम ही उसका माहिष्मत था दोस्तों। जो राजा था उसका नाम ही माहिष्मत था, और इसका नाम अगर माहिष्मत नहीं मिलेगा तो ऐसा मिलेगा माहीएतम। ये पूछा जा सकता है, क्या कि विकिपीडिया आप खोल के देखेंगे तो यही मिलेगा, है ना। तो वैदिक काल में है वंश के शासक माहिष्मत या माहीएतम ने माहिष्मती जो महेश्वर, वर्तमान में महेश्वर नगर की स्थापना की थी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, ये ऐसे ही पूछा जाता है वंश के किस शासक ने, तो माहिष्मत, और माहिष्मत नहीं आया तो माहीएतम ने माहिष्मती नगर की स्थापना की थी, इसको याद रखना है। माहिष्मती नगर, ये माहिष्मती नगर वही नगर है जो बाहुबली फिल्म में इसका यूज हुआ है ना। बाहुबली फिल्म में ही माहिष्मती साम्राज्य का यूज करके बनाया गया है, सिर्फ नाम उठाया गया है, कहानी तो पूरी अलग थी, नाम उठाया गया है दोस्तों। तो याद रखना है कौन से शासक ने, है ना, है वंश के माहिष्मत या फिर माहीएतम नाम आ सकता है, विकिपीडिया में माहीएतम मिलता है, ने स्थापना की थी। अगला का है वैदिक काल में नर्मदा नदी का नाम, वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा मिलता है, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। वैदिक काल में नर्मदा नदी का क्या नाम मिलता है, तो वैदिक काल में नर्मदा नदी का नाम रेवा मिलता है, और चंबल नदी का नाम चरमावती मिलता है, और केन नदी का नाम सुक्तिमती मिलता है। तो ये तो अपन ने नदी के टाइम पे पढ़े ही लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपने को इतिहास से रिलेटेड जानकारी होना। वैदिक काल में नर्मदा नदी का नाम रेवा, चंबल नदी का नाम चरमावती, और केन नदी का नाम सुक्तिमती मिलता है दोस्तों। और शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा को रेवा कहा गया है। देखो वैदिक काल में और शतपथ ब्राह्मण में, तो वैदिक काल के अंतर्गत ही शतपथ ब्राह्मण था, तो शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है दोस्तों। है वंशी राजा अवंती के नाम पर, देखो एक राजा रहा है वंशी राजा, एक है वंशी राजा था दोस्तों। है वंशी राजा अवंती के नाम पर अवंती नाम पड़ा, जो वर्तमान उज्जैन का नाम है दोस्तों, जो वर्तमान उज्जैन का नाम है, यानी वर्तमान उज्जैन नाम है जिसका, उसका प्राचीन नाम अवंती था। तो अवंती कैसे था, तो है वंशी राजा अवंती के नाम पर अवंती नाम पड़ा था, जो वर्तमान उज्जैन है। ये आगे समझ में, ये पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, उसके पहले देख लीजिए, ये इसको भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर और उनके वर्तमान नाम। तो प्राचीन, देखो भारत में 16 महाजनपद थे दोस्तों, जिसमें से 2 महाजनपद अपने मध्य प्रदेश में थे, और महाजनपद के अंतर्गत ही जनपद हुआ करते थे,
उनके अंतर्गत ही जनपद आया करते थे। महाजनपद बड़ा क्षेत्र होता था, जनपद छोटा क्षेत्र होता था। और यही नाम उठा के वर्तमान में अपन जनपद पंचायत पढ़ते हैं कि नहीं, वैसे ही है। तो हम पढ़ेंगे वर्तमान में प्राचीन नगर और उनके वर्तमान नाम। इनसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आएंगे किस क्षेत्र का कौन सा नाम था। तो देखो, अवंती किसका नाम था? तो उज्जैन का। अवंती उज्जैन का ये महाजनपद हुआ करता था महाजनपद काल में, है ना। तो अवंती, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। इसके अलावा दसपुर, तो मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर मिलता है। जो मंदसौर है अपना मंदसौर जिला, उसका प्राचीन नाम दसपुर मिलता है। वत्स, तो ग्वालियर का प्राचीन नाम वत्स है दोस्तों। वत्स याद रखना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं ये, वत्स। उसके बाद है शिवपुरी का प्राचीन नाम नलपुर मिलता है। नलपुर, नलपुर, शिवपुरी का प्राचीन नाम नलपुर मिलता है। टुंडीकर, टुंडीकर दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम था दोस्तों। एक जनपद हुआ करता था टुंडीकर, तो प्राचीन नाम था, याद रखना है। अभी हम मध्य प्रदेश के महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये पहले ही बता दिया गया है ना। उसके बाद देखिए एरण, एरण जो है सागर में, इसका नाम स्वभोग नगर था। स्वभोग नगर था, डायरेक्ट आ सकता है दोस्तों, स्वभोग नगर था। एरण का प्राचीन नाम स्वभोग नगर था। त्रिपुरा, त्रिपुरा का प्राचीन नाम, यानी नहीं, जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरा था दोस्तों। नीलकंठी, नीलकंठी छिंदवाड़ा का था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, आया नहीं है अभी तक के। उसके बाद है अनूप, अनूप निमाड़ क्षेत्र का प्राचीन जनपद हुआ करता था, प्राचीन नाम था। निमाड़ क्षेत्र का प्राचीन नाम अनूप था, इसको याद रखना है। इसके अलावा विदिशा का इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है भेलसा व दारसाण, दारसाण। विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा या दरसाण मिलता है। विदिशा का जो प्राचीन नाम है वो भेलसा या दरसाण मिलता है दोस्तों। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कौन सा था। तो मंदसौर का क्या था, याद रख लो, दसपुर। उज्जैन का अवंती, निमाड़ क्षेत्र का अनूप। विदिशा का इंपॉर्टेंट है भेलसा या दरसाण। नीलकंठी विदिशा का था, सॉरी नीलकंठी छिंदवाड़ा का था। और त्रिपुरा का जबलपुर तो याद ही होगा आपको। टुंडीकर दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम था। वत्स ग्वालियर, और शिवपुरी का था नलपुर। इतना याद रखो, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पौराणिक काल की। देखिए, अब मध्य प्रदेश में पौराणिक काल, जिसमें से हम पढ़ेंगे रामायण काल के बारे में, उसके अलावा हम पढ़ेंगे महाभारत काल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, रामायण काल। तो रामायण काल में जो है सीता हरण के साक्ष्य दंड कारण जंगल से मिलते हैं दोस्तों। जो सीता माता का जो हरण कर लिया था रावण ने, तो उसके साक्ष्य दंड कारण जंगल से मिलते हैं। ये दंड कारण जंगल उस टाइम पे बहुत ही विशाल जंगल हुआ करता था। ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र में भी इसका जंगल था, और इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब इतना बहुत बड़ा विशाल जंगल हुआ करता था, है ना। दंड कारण का मतलब ही होता है दोस्तों दंड कारण का अर्थ है दंड देने वाला जंगल। तो सीता हरण के साक्ष्य दंड कारण जंगल से मिलते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुआ करता था उस टाइम पे, यानी उस टाइम पे छत्तीसगढ़ तरफ ये जंगल हुआ करता था। उसके बाद अगला देखो, दोस्तों उसके बाद देखो, तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम, जो हमने पढ़े मध्य प्रदेश में तमसा नदी से टोंस नदी भी कहते हैं। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। तो जो लव कुश थे, लव कुश भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, तमसा नदी के किनारे लव कुश का जन्म स्थल माना जाता है। सबरी कोल जनजाति की महिला थी दोस्तों। जो सबरी थी, रामायण हमने सबने देखे हैं, कई लोगों ने पढ़े हैं, कई लोग जो नए लोग हैं उनने पढ़े नहीं है तो देखे हैं, है कि नहीं। तो ये सबरी जो थी, सबरी कोल जनजाति की महिला थी। कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है दोस्तों, कोल जनजाति का उल्लेख रामायण में मिलता है। तो सबरी के बारे में तो आप जानते होंगे, सबरी की इच्छा थी कि राम भगवान और लक्ष्मण भगवान उनके कुटिया में आए, और तो उनके पास जब आए दोस्तों, तो उनके पास जब आए तो उनके पास खिलाने के लिए नहीं था कुछ, लेकिन वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह केवल, यानी तो उनके पास बेर थे दोस्तों। उनके पास क्या थे? बेर, है ना। भाइयों खिलाने, दोनों गरीब महिला के पास राम भगवान को खिलाने के लिए बेर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह केवल मीठे ही बेर खाएं, कि वह मीठे ही बेर खाएं। इसलिए उन्होंने दोनों के भेंट करने से पहले प्रत्येक बेर को स्वाद चखा, और स्वाद चखने के बाद उनको देते थे कि ये मीठे हैं, ये वाले खाइए करके, है ना।
तो समझ में आ गया, आपने तो पढ़े हैं और देखे ही हैं। तो सबरी कोल जनजाति की महिला थी जिन्हें विंध्य क्षेत्र में भगवान राम को बेर खिलाए थे, विंध्य क्षेत्र में भगवान राम को बेर खिलाए थे। चित्रकूट में राम और भरत मिलाप स्थान पर आज भी भरत मिलाप मंदिर बना हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, चित्रकूट में है दोस्तों, चित्रकूट में भरत मिलाप मंदिर। चित्रकूट अपने मध्य प्रदेश के सतना जिले और सतना जिले से ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला है, वहाँ पे है चित्रकूट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। चित्रकूट में हनुमान धारा, 7 सीता कुंड और राम घाट स्थित है। तो चित्रकूट में हनुमान धारा है, सीता कुंड है और राम घाट स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ अमरकंटक से चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ है, एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत राम वन गमन पथ, राम भगवान ने जो अपने वनवास के टाइम पे कहाँ से कहाँ गए थे, कहाँ से कहाँ गमन किए थे, उनसे रिलेटेड उनके साक्ष्य मिले हैं, कुछ कुछ जगह पैरों के निशान मिले हैं, कुछ मिले, तो ही बनाया जा रहा है। तो अयोध्या से वन गमन को चले भगवान श्री राम के पग जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ वहाँ राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। राम वन गमन पथ बनाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 6 चरणों में इसका निर्माण किया जाएगा। 177 किलोमीटर 4 लेन राम वन गमन पथ का निर्माण किया जाना है दोस्तों, जिसमें से सबसे पहले देखो ये यहाँ से तो चित्रकूट भी आए थे, तो चित्रकूट से लेके अमरकंटक तक बनाया जाएगा। तो देखो चित्रकूट देख सकते हैं आप, है ना। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप बना के बताया गया है राम वन गमन पथ का। तो चित्रकूट से शुरू हो रहा है, देखो चित्रकूट, देखो शुरू तो अयोध्या से हुआ है, अपने मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं अपन। तो चित्रकूट हो गया, चित्रकूट के बाद इसमें आगे आएंगे तो कामतानाथ मंदिर मिलेगा। उसके बाद स्फेटिक शिला भी रास्ते में है। सीता अनसुईया आश्रम भी है। सालेहा मंदिर पन्ना में है। मैहर माता का प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा, मैहर माता का मंदिर जो सतना जिले में है। बदवारा कटनी में बदवारा है, और राम घाट जबलपुर शाहपुरा, और राम मंदिर ताला, और सीतामढ़ी शहडोल, और अनूपपुर के बाद ये अमरकंटक तक के। तो ये राम वन गमन पथ है दोस्तों, आगे समझ में। तो ये बनाया जा रहा है, तो इसको एक बार देख लेना है बस आपको, इसको और एक बार इसको समझ लेना है, ये कहाँ कहाँ कौन सी पॉइंट लिखे हुए हैं, बस इतना ही। तो बस इतना ही है, यहाँ से इतना ही याद रखना है रामायण काल से, कि रामायण काल के दौरान प्राचीन एमपी जो था अपना, वो दंडकारण्य और महाकांतार के घने जंगल थे, जिसमें विंध्य, सतपुड़ा, यमुना का दक्षिणी भाग, गुर्जर क्षेत्र शामिल थे। यदुवंशी राजा मधु इस क्षेत्र के शासक थे दोस्तों। उस टाइम पे यदुवंशी राजा मधु इस क्षेत्र के शासक थे और अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। भगवान राम के वनवास का कुछ समय दंडकारण्य में बिताया था दोस्तों इन्होंने, यानी भगवान राम ने दंडकारण्य में बिताया था। उसके बाद हम आगे ही चलते। इसके अलावा एक और राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया था, दर्शान विदिशा पर शासन किया था, जिसकी राजधानी कुशावती थी। इसको आगे पढ़ेंगे अपन। अब देखेंगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश में रावण की पूजा किन जगह में की जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो दशहरा का मौका होता है उस टाइम पे रावण का दहन किया जाता है, लेकिन भारत में कई स्थान ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे अभी भी रावण की पूजा की जाती है। रावण की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि रावण एक बहुत विद्वान थे, पंडित विद्वान थे, और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी और उनका दहन किया जाता था। उसके बाद भी कई जगह की जाती है पूजा, तो ये याद रखना है हमको कहाँ कहाँ की जाती है। तो मध्य प्रदेश में रावण की पूजा किन जगह पर की जाती है, तो शाजापुर जिले का भातखेड़ी गांव डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। शाजापुर जिले के भातखेड़ी गांव में रावण की पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदसौर जिले के रावण रूधी गांव मंदसौर में की जाती है, और रावण गांव विदिशा में। यानी मध्य प्रदेश में 3 जगह रावण की पूजा की जाती है। एक तो भातखेड़ी गांव है शाजापुर में, रावण रूदी गांव मंदसौर में है, और रावण गांव
विदिशा, ये 3 जगह की जाती है दोस्तों रावण की पूजा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मंदसौर में तो की जाती है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर मिलता है, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर मिलता है। और जो लंका के राजा रहे हैं रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण की जो पत्नी थी दोस्तों मंदोदरी की जन्मस्थली मंदसौर है, मंदोदरी की जन्मस्थली मंदसौर है, यानी मंदोदरी का मायका मंदसौर था। इस वजह से यहाँ रावण को दामाद माना जाता है, इस वजह से मंदसौर में रावण को दामाद माना जाता है। और मंदसौर से लेके खानदेश क्षेत्र तक के रावण की कई प्रतिमाएं स्थापित है। दक्षिण में खानदेश जो है बुरहानपुर तक के कई प्रतिमाएं स्थापित है और पूजा भी की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रावण का ससुराल किसे माना जाता है, तो मंदसौर को माना जाता है, यानी मंदोदरी का मायका है, ये मंदोदरी की जन्मस्थली माना जाता है। और मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर मिलता है दोस्तों। तो समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन बन सकता है रावण का ससुराल मंदसौर है ना, ये याद रखना जो मैंने बताया बोल के, बस इतना ही है यहाँ से, बस इतना ही। अब हम देखेंगे दोस्तों महाभारत काल। तो महाभारत तो आपने देखे ही होगी या फिर पढ़े ही होगी, है ना। तो महाभारत का जो युद्ध है मुख्यतः चंद्रवंशियों के 2 परिवार कौरव और पांडव के बीच हुआ था दोस्तों। कौरव और पांडवों के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था, है ना। कौरव यानी कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए संघर्ष हुआ था, जो कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए संघर्ष हुआ था, महाभारत युद्ध का सृजन हुआ था। और तो आपको तो पता ही है महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, जीत हुई थी। तो मध्य प्रदेश के दर्शान जो विदिशा है, करूस जो है बघेलखंड, वत्स ग्वालियर और चेदी छतरपुर के शासकों ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। तो किस क्षेत्र के लोगों ने किसका साथ दिया था ये अपने को पता होना। तो देखो, दर्शान, मध्य प्रदेश के दर्शान जो विदिशा वाला क्षेत्र था, करूस जो बघेलखंड का क्षेत्र था, वत्स जो ग्वालियर और छेदी छतरपुर के शासकों ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। माहिष्मती, अवंती, विदर्भ राज्य और निषाद जाति ने कौरव की ओर से युद्ध में भाग लिया था, कौरव की ओर से युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। तो माहिष्मती, अवंती, विदर्भ राज्य और निषाद जाति के लोगों ने कौरवों के ओर से युद्ध में भाग लिया था, कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था दोस्तों। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। इतना याद रखना है बस यहाँ से अपने को कि किसने कहाँ भाग लिया था, कौन ने किसका साथ दिया था। मध्य प्रदेश में शहडोल का जो सोहागपुर क्षेत्र है दोस्तों, मध्य प्रदेश का शहडोल का जो सोहागपुर क्षेत्र है, मध्य भारत काल में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत जो काल चला था, मध्य भारत काल में विराट नगरी सोहागपुर, शहडोल के सोहागपुर को कहा के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अपना अज्ञात वर्ष का 1 वर्ष बिताया था, जहां पांडवों ने अपना अज्ञात वर्ष का 1 वर्ष बिताया था। पांडव के वनवास संबंधित मध्य प्रदेश के स्थान कौन से हैं? तो भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं, यानी भीम बेटिका, भीम बैठे थे वहां पे, ऐसा बोलते हैं इसलिए नाम पड़ गया। तो भीम बेटिका रायसेन, पांडव जलप्रपात पन्ना में, है ना, पांडव गुफा पचमढ़ी में है, वहां पे भी इनने अज्ञात वर्ष बिताए थे। और कुतवार यानी कुंतलपुर मुरैना और विराट नगरी शहडोल, ये पांडवों के वनवास से संबंधित कुछ स्थान है जहां उनके साक्ष्य या उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है। तो भीम बेटिका रायसेन, पांडव जलप्रपात पन्ना, पांडव गुफा पचमढ़ी, कुंतलपुर मुरैना, विराट नगरी शहडोल, इतना याद रखना है। इसके अलावा देखिए, एक समाचार पन्नों में एक बातें छपी थी, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषयों के तौर पर रामायण और महाभारत को शामिल करने का निर्णय लिया है कि महाभारत और रामायण से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ाई जाएगी, शामिल करने का निर्णय लिया है, ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मालवा संवत की। मालवा संवत को देखते हैं। इसके बाद देखिए मालवा संवत, तो दोस्तों इसका अन्य नाम क्या क्या है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कृत संवत, कृत संवत यानी मालवा संवत, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालवा संवत को किस नाम से यानी उनके अन्य नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है करके। तो कृत संवत हो गया, विक्रम संवत उसी का नाम है, सतयुग संवत उसी का नाम है। सब ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी बन सकते हैं। राजा विक्रमादित्य द्वारा शक पर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था ये।
ये याद रखना है क्यों प्रारंभ किया गया था, ये क्या क्या कारण था। तो राजा विक्रमादित्य द्वारा जो सखों पर मालवा क्षेत्र पर विजय, पहले सखों का शासन था मालवा पे, तो सखों पर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रथम उल्लेख ओखा मंडल गुजरात के शासक जयक देव के शिलालेख, ओखा मंडल गुजरात के शासक जयक देव के शिलालेख 794 विक्रम संवत में हुआ है, 794 विक्रम संवत में हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है, अपने को याद रखना है, इसका प्रथम उल्लेख ओखा मंडल गुजरात के शासक जयक देव के शिलालेख, किसके शिलालेख में, तो जयक देव के शिलालेख में 994 विक्रम संवत में हुआ है। देखो कुछ विद्वानों का मानना है, अलग अलग धारणाएं मिलती है विक्रम संवत के उद्भव और प्रयोग के विषय में। कुछ विद्वानों के मतभेद हैं कि इसका कब हुआ था करके, कहे कि हमको तो इतना पता है कि 58 ईस्वी में हुआ था कि ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हर जगह अलग अलग विद्वानों ने, है ना। जैन ग्रंथों के अनुसार 58 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। जैन ग्रंथों के अनुसार 58 ईसा पूर्व में, तो इसको याद रख लेना है। ये विक्रम संवत का प्रारंभ या मालवा संवत का प्रारंभ किसने किया था, कौन से राजा ने, तो राजा विक्रमादित्य द्वारा शक पर मालवा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के, है ना। तो दोस्तों क्या है ये, आपको तो पता ही है ना ये क्या है। तो विक्रम संवत क्या है, तो विक्रम संवत जो है ये एक हिंदू पंचांग है, हिंदू कैलेंडर है दोस्तों। हिंदू कैलेंडर यही है, नेपाल में तो पूरा इसी को मानते हैं, नेपाल में इसी के हिसाब से पूरा चलता है नेपाल में तो पूरा हिंदू कैलेंडर है ये। भारत में चैत्र शुक्ल से चालू होता है, चैत्र और सूर्य और चंद्रमा की गति पर बनाया गया पूरा हिंदू कैलेंडर है अपना। हिंदू कैलेंडर यही है मेन, है ना, मेन हिंदू कैलेंडर यही है। लेकिन भारत सरकार ने फिर भी शक संवत को अपनाई है, शक संवत जो भारत सरकार ने जो कैलेंडर को अपनाई है वो शक संवत है, याद रखना है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, विक्रम संवत नहीं है। मैं यहाँ से जानकारी के लिए इतनी चीज़ें बताया, अब आपको इसको याद रखना है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब एंड डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो इस लेक्चर को इतने ही समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।